नमस्कार दोस्तों, स्टडी फाइंडर में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम विकास कुमार और आज का जो लेक्चर है आपका इसके बारे में हम देखेंगे कि हम मैट्रिक्स का यूज और डिटर्मिनेंट का यूज हम कैसे करते हैं फॉर द फाइंडिंग ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन करने। जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम किस तरह से हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का हम यूज करेंगे, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करने से पहले ये मेरा इंट्रोडक्शन रहा। विकास कुमार, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, गेट क्वालिफाइड इन बोथ पेपर, AA एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर। आप लोग के लिए जो चैनल पे जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है और जिससे आप लोग को काफ़ी अच्छा से अच्छा नॉलेज मिल सके 11th और 12th के मैथमेटिक्स में। इसके साथ ही आप लोग का 8, 9, 10th का भी मैथमेटिक्स क्लास चल रहा है, आप उसका भी फ्री में आनंद ले सकते हैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा नॉलेज मिल सके। उसके लिए आप लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टडी फाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहाँ पे स्टडी फाइंडर सर्च करके आप वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं या फिर जहाँ पे भी ये वीडियो लिंक मिलेगा वहाँ पे आप वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, स्टडी फाइंडर पे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग को जैसा पता ही है कि 11th और 12th का जो क्लासेस मैं ले रहा हूँ वो मॉर्निंग में आपका 8 AM में चल रहा है, 11th की और 12th की आपका इवनिंग 7 PM में चल रही है, मंडे टू सैटरडे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर ये रहा कि आपका एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का लेक्चर ज़्यादातर थ्योरी ही होगा, इसको हम थ्योरी के टर्म में बताएंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे आप लोग को, ठीक है। और नेक्स्ट डे जो होगा इसका जो आज का थ्योरी पढ़ाऊँगा उसका पूरा जो है आपका न्यूमेरिकल करवाऊँगा, यानी कि जो क्वेश्चंस रहेगा इसके बारे में, इसके बेस पे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे टुमारो। आज हम थ्योरी डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो इसका यूज क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका यूज जो करते हैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका यूज जो करते हैं सबसे पहला कि यूज इट टू सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन इन कितने टर्म में लीनियर इक्वेशन वेरिएबल होना चाहिए, 2 वेरिएबल या इन 2 या 3 वेरिएबल। मतलब 2 और 3 वेरिएबल का मतलब आप ये समझो कि 2 वेरिएबल मतलब कि इसमें जो होगा x एंड y टर्म होगा और 3 वेरिएबल मीन्स क्या हो गया, 3 वेरिएबल मीन्स 3 वेरिएबल x y z 3 वेरिएबल होगा। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से दोनों को हम सॉल्यूशन करेंगे, आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसका विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। और सेकेंड हम इसका यूज करेंगे क्या, फॉर चेकिंग consistency of system of linear equation। लीनियर इक्वेशन का हम इसका कंसिस्टेंसी को भी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। ये काफ़ी आसानी से काफ़ी इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। सिर्फ आप बने रहिए स्टडी फाइंडर के साथ। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे नीचे लिखो, एक टॉपिक डालो कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम,
कंसिस्टेंट सिस्टम, इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। हम इनकंसिस्टेंट भी पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहले इसका हम लिख देता हूँ थ्योरी टाइप में, इसका डिफिनीशन लिखता हूँ कि ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी consistent if its solution exist। यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है, यानी कि कोई सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का, और अगर जो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट करेगा, तो फिर क्या कहलाएगा, वो कंसिस्टेंट कहलाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। जैसे कि जो इसका सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन में भी, यहाँ पे लिखता हूँ, सॉल्यूशन में भी वन, या यहाँ पे गड़बड़ हो गया, कंसिस्टेंट में सॉल्यूशन में भी वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा अगर जो सॉल्यूशन होता है तो उसमें भी उस कंडीशन में जो क्या कहलाएगा, ये सिस्टम जो आपका कंसिस्टेंट कहलाएगा। इसके बारे में हम न्यूमेरिकल तरह से भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है और कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। सेकेंड हम लिख देता हूँ, ये मान लेता हूँ यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड आपका यहाँ पे लिख देता हूँ इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम किसे कहेंगे, तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम तो उसे बोलेंगे जिसका जो होगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इफ इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज system of equation are not solution exist, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन इक्वेशन हैज नॉट एनी सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखता हूँ सॉरी, यहाँ पे सॉरी लाइन गड़बड़ा गया, फिर से लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ लीनियर इक्वेशन हैज not any solution existence, that system is called inconsistent system। ठीक है, यानी कि कंसिस्टेंट जिसका जो है एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। जैसे कि देखते हैं हम न्यूमेरिकल से, अभी तो हम थ्योरी बताएं, हम न्यूमेरिकल के अनुसार से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे किसका, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर equations using inverse of a matrix। यानी कि हम मैट्रिक्स के इन्वर्स का यूज करके हम क्या करेंगे
कि जो लीनियर इक्वेशन है उसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे, जैसे कि हम इक्वेशन मान लेते हैं, लेट इक्वेशन आपका है a1x a2 बाई, सॉरी यहाँ b1 कर दो, b1 बाई c1z इक्वल टू आपका d1 है। इक्वेशन 1 a2x प्लस b2 बाई प्लस c2z, ये इक्वेशन आपका 2 है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 यहाँ। ये आपका 3 इक्वेशन है और यहाँ पे वेरिएबल भी 3 है, एक्स वाई जेड यानी कि 3 वेरिएबल है। जब इस प्रकार का सिस्टम रहेगा तो हमें ए जो होगा आपका, ए मैट्रिक्स जो होगा आपका सारा कोफिशिएंट होगा कांस्टेंट, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3, और आपका x जो होगा, x आपका कहलाएगा वो आपका हो जाएगा सारा वेरिएबल क्या है, x y और z। उसके बाद हम यहाँ पे b ले लेते हैं, कोई टर्म मान लेते हैं b इक्वल टू जो आपका है d1 d2 एंड d3। जब हम इस इक्वेशन को सरियाएंगे एक इस फॉर्म में, जब हम कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे तो मेरा बनेगा ax इक्वल टू b बनेगा। जब हम यानी कि इस, ये याद रखना ये टर्म ए, क्यों, क्योंकि जब हम ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें इक्वल टू आपका देगा सी मैट्रिक्स, यानी कि ये तीनों इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 को हम अगर जो x वाले वेरिएबल जो है x y z इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब आप मेरा देगा क्या, d1 d2 और d3। आपस में मल्टीप्लाई करके देखना क्या देगा आपका, ये 3 इक्वेशन आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, यानी कि ये इक्वेशन बना आपका। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन बना, ये दोनों तो हम यहाँ पे लिख दिए, जो आपका ये इक्वेशन बना और आपका जो इस इक्वेशन से हम जो भी वैल्यू पुट कर दिए, ये a हुआ, ये x हो गया, ये आपका b हो गया, यही है ना, यही टर्म आ रहा है, तो यही पे हम यहाँ पे लिख दिए। अब हम देखते हैं कि हम किसके द्वारा, अभी तो हम इक्वेशन फॉर्म कर लिए, इस इक्वेशन से हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, यानी कि इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। जब इस फॉर्म में हम जब कन्वर्ट कर दिए तो हमें क्या करेंगे, हम इन्वर्स अभी पढ़ रहे हैं, क्या इन्वर्स के मेथड से हमको क्या निकालना है, इसका सॉल्व करना है ये इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्स। ठीक है, इसके मतलब कि मैट्रिक्स इन्वर्स के मेथड से हमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो अब हम चूँकि पता है कि हमको इन्वर्स निकालने के लिए जो एक जो का वैल्यू है उसका डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि ये जो टर्म आया है आपका ये, वो क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 नहीं होना चाहिए। जब 0 नहीं होगा यानी कि इसको कह सकते हैं यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं ना जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। देन क्या होगा, आपका ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जब ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर दिया तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि इक्वेशन है आपका, इन इक्वेशन लिखता हूँ, क्या है आपका ए एक्स इक्वल टू बी, यही आपका इक्वेशन है ना। यहाँ पे हम लिखता हूँ कि प्री मल्टीप्लिकेशन या प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई मीन्स क्या हुआ कि प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई देख लो। प्री मल्टीप्लाई मीन्स हुआ
मतलब कि कोई इक्वेशन आपका दिया हुआ है, मान लो बी, प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी कि ए इनवर्स को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। कहीं लिखा रहेगा पोस्ट मल्टीप्लाई, तो पोस्ट मल्टीप्लाई मीन्स क्या क्या करेंगे कि जो इक्वेशन है उसको ए इनवर्स को हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये जो मेरा टर्म है उसके बाद में हम इनवर्स जो भी रहेगा उस टर्म्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आपका प्री और पोस्ट आप के बारे में ये रहा। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि क्या आ गया आपका ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो गया ए इनवर्स इंटू बी हो गया, यही हो गया। यानी कि ये दोनों टर्म क्या आपका हो जाएगा, एक आइडेंटिटी टर्म आ जाएगा इक्वल इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, यानी कि एक्स जो टर्म है आपका, एक्स टर्म क्या हो गया आपका ए इनवर्स इंटू बी, यानी कि जो एक्स वाला टर्म है यानी कि x वाला जो टर्म है, x वाला टर्म क्या है आपका x बाई जेड है, यही हमें निकालना है। वो इक्वल टू क्या आएगा आपका a इनवर्स इंटू बी आएगा, यही हमें निकालना है, यही ना हमको निकालना है, x बाई जेड ही हमें निकालना है। ठीक है, अगर हम कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको a इनवर्स निकाल लेंगे, हम b से साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो भी टर्म देगा x बाई और z दे देगा। ठीक है, कुछ पॉइंट नोट डाउन करो, नोट में लिखो। दिस मैट्रिक्स जो ऊपर का हम जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इक्वेशन provides unique solution for the given system of equation as inverse of matrix is यूनिक। जैसे कि मतलब समझो क्या कह रहा है कि यदि कह रहा है कि दिस जो ऊपर का जो ये निकला है मैट्रिक्स का इक्वेशन निकला है ये वाला, वो आपका अगर क्या कहलाएगा, अगर यूनिक सॉल्यूशन है यानी कि सिंगल सॉल्यूशन है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो इन्वर्स होगा आपका, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, वो भी आपका क्या होगा यूनिक ही होगा। अगर जो सिस्टम जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा आपका यूनिक होगा। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड मैट्रिक्स मेथड। यानी कि ये जो हम सारा जो सॉल्यूशन किए ना एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाले हैं, ये किस मेथड से निकला, आपका मैट्रिक्स मेथड के द्वारा से। ठीक है, बाय मैट्रिक्स मेथड। ये तो हम देखें, उसके बाद आप यहाँ पे क्या देखे हैं, ये जो केस नंबर 1 देखें, यहाँ पे लिख देता हूँ। केस नंबर 1 देखे हैं कि अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तब आपका क्या करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तब देखेंगे। और यदि इफ केस 2 ले लेते हैं यहाँ पे, केस 2, इफ ए का डिटर्मिनेंट आपका 0 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका क्या है, ए जो होगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, यही होगा ना, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा जिसका कि डिटर्मिनेंट क्या होता है आपका 0 होता है। इस केस में क्या होगा, इन दिस केस
इस केस में हम क्या करेंगे कि पहला जो हम फाइंड करेंगे आपका ए ज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करेंगे। उसके बाद सेकेंड में क्या करेंगे, इफ ए ज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी जो है आपका नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपका होगा then solution does not exist। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या कहलाए, सो सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है। और यदि if a joint of A into B इक्वल टू 0, जब इस कंडीशन में 0 होगा, देन सिस्टम सॉल्यूशन आइदर कंसिस्टेंट भी हो सकता है या फिर इनकंसिस्टेंट हो सकता है। ठीक है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी होगा। एक अकॉर्डिंग है, यहाँ पे लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग एज the system of the system have infinite many solution, या फिर नो सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक चले। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं उसको हम डिस्कस कैसे करते हैं। आप क्वेश्चंस को आराम से देखिए, डिस्कस करते हैं, जो आपको काफ़ी आसान क्वेश्चन लगेगा। और अगर इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं, बहुत सारा जो थ्योरी का जो हम पढ़ाए हैं, हो सकता है आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। तो हम देखते हैं, इसमें हम आपका क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में ही आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट को हम न्यूमेरिकल के अनुसार से बताते हैं। हो सकता है आपको अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करने के लिए एक और मेथड हम पढ़ेंगे, जो कि विद द हेल्प ऑफ रैंक के हेल्प से हम कैसे कंसिस्टेंट बनाते हैं, कैसे इनकंसिस्टेंट बनाते हैं, कैसे सिंगल सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये सब के बारे में हम एक कंप्लीट लेक्चर लेंगे। ठीक है, जो कि आप लोग का एनसीईआरटी सिलेबस में है नहीं, इसके लिए हम एक्स्ट्रा लेंगे। हो सकता है सैटरडे को हम इसका क्लास ले लेंगे। कल जो है आपका डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो जाएगा, बट ये टॉपिक मैं आप लोग को एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा, जो कि इससे भी हम रिलेट करके बताएंगे। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं। ये दिया हुआ है कि इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। बताओ वेरिएबल कितना है, यानी कि 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इजकल टू क्या होगा, यानी कि ए इजकल टू जो होगा कांस्टेंट का जो भी होगा वेरिएबल का आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा। कांस्टेंट यानी कि 2, 5, 3 और 2। और आपका एक्स क्या हो गया, एक्स आपका जो वेरिएबल रहा, वेरिएबल क्या है आपका एक्स वाई, ये हो गया। और आपका बी क्या है, बी आपका हो गया 1 और 7। आपको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें, यानी कि कहने का मतलब क्या है, ए एक्स इजकल टू बी। जब ए एक्स इजकल टू बी करेंगे तो आपका ये दोनों इक्वेशन क्या होगा, फॉर्म हो जाएगा। तो अब हमें निकालना क्या है, चूँकि एज बी नो, क्या हम जानते हैं कि x इक्वल टू क्या होता है,
ए इन्वर्स इंटू बी होता है। हमें सॉल्यूशन ही ज्ञात करना है ना, यानी कि एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। एक्स में जो रहेगा तीनों वेरिएबल, दो वेरिएबल, तो यही निकालना है, तो हमें इसमें पुट करना है। अब इसमें पुट करने के लिए हमें क्या सबसे पहले निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि फॉर ए इन्वर्स। अब ए इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे, तो ए इन्वर्स के लिए यानी कि ए इन्वर्स मेरा होता है ए ज्वाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट होता है, यही होता है ना। यानी कि ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट देखो 2 दूना 4, यानी कि यहाँ पे हम अगर जो लिखते हैं 2 5 3 2, इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं यानी कि 4 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 11 आया। उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, ए ज्वाइंट निकालना है, ए ज्वाइंट ऑफ ए। तो ए ज्वाइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, हम 2/2 है, यहाँ 2/2 है ना, 2/2 के लिए हम क्या बताए थे कि ये वाला टर्म आपका इंटरचेंज हो जाएगा, ये आपका इंटरचेंज हो गया, और इस वाले जो टर्म है इसमें क्या हो जाएगा, आपका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा -5, ये आपका हो जाएगा माइनस, यही आपका ए ज्वाइंट होगा। इसलिए आपका ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसलिए ए इन्वर्स इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं कि -1/11 इंटू 2 - 5 - 3 और 2। ठीक है, ये आपका ए इन्वर्स निकल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यानी कि x इजकल टू क्या है, x इक्वल टू क्या आया है मेरा कि यानी कि आया है कि -1/11, ए इन्वर्स पुट करेंगे, ए इन्वर्स मेरा क्या है -1/11 -2 - 5 - 3 2, और आपका v क्या है आपका 1 और 7 है। और यहाँ पे x क्या है, x आपका क्या कहलाया, x आपका x और y टर्म यही है। तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, यानी कि -1/11, और जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 और -35, और ये आपका आ गया -3 और +14, ये आपका आ गया, यानी कि आपका x बाई जो आया वो क्या आया -1/11 इंटू -33 और ये +11। जब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, यानी कि -33/11 +33/11 और -11/11, यानी कि इसलिए क्या हो जाएगा आपका ये कितना आया 3 और -1। जब 3 और -1 आया तब हम क्या लिख सकते हैं कि x का जो वैल्यू आया क्या आया आपका ये 3, यानी कि सामने सामने वाला लिखेंगे है ना, तो x बराबर 3 और y बराबर आपका आया +1। आप अगर जो उस प्रकार से भी जैसा आप लोग पढ़े थे कि क्या कहते हैं 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वैसे भी आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपका यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। इसमें भी क्या करना है, सॉल्यूशन ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स मेथड। क्या किस मेथड से निकालना है, यहाँ पे दे रखा है क्या, किस मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से हमको ये सॉल्यूशन ज्ञात करना है, तो निकालें। तो मैट्रिक्स मेथड से सबसे पहले यहाँ फाइंड आउट कर लो x बाय ABC क्या है, यानी कि a इक्वल टू क्या होगा आपका कोफिशिएंट, जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 3 -2 3 2 1 -1, फिर x वाला टर्म ये 4 -3 और 2, ये हो गया x। आपका x क्या हो जाएगा, x जो होगा तीनों वेरिएबल x y z हो गया, और b आपका क्या हो जाएगा, b आपका जो होगा 8 1 एंड क्या है 4, ये आपका हो गया। अब यानी कि ये जो इक्वेशन आया वो क्या है ax इक्वल टू b, यही इक्वेशन है ना, ये जो सारा इक्वेशन फॉर्म हुआ है यही इक्वेशन हुआ है, यानी कि ax इक्वल टू b करेंगे तो ये इक्वेशन देगा। अब हमको निकालना क्या है मैट्रिक्स मेथड से, नाउ अब हमें निकालना क्या है, निकालना ये है कि x इक्वल टू
ए इनवर्स इंटू बी करना है, तब हमें x का सारा वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा, x y z निकल जाएगा। तो चलो भैया हम पहले क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं 4 ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए हम क्या क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, पहले इनवर्स इजकल टू क्या होता है, ए ज्वाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, यही होगा। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट जब हम निकालेंगे, यानी कि 3 - 2 3 2 1 -1 4 -3 और 2, जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिख देता हूँ। इसका आएगा आपका -17 आएगा, यानी कि नॉट इक्वल टू 0, तो इन्वर्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है। जब इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होता है, सेकेंड हम क्या निकालेंगे, ए ज्वाइंट ऑफ ए। तो ए ज्वाइंट ऑफ ए आपका क्या कहलाता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 ए, यही आपका क्या कहलाया, आपका ए ज्वाइंट कहलाया। ठीक है, जब ये ए ज्वाइंट कहलाया हमें सारा टर्म निकालना पड़ेगा। तो चलो भैया हम सारा टर्म हम निकालते हैं। तो सारा टर्म हमें क्या निकालना पड़ेगा, A11 निकालना पड़ेगा, यानी कि A11 जो आएगा क्या आएगा, A11 यानी कि इस इक्वेशन से हमें ज्वाइंट निकाला, A11 ये लेंगे, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि -1 का पावर 2, रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग आपका बचा 1 -3 -1 और 2। जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आएगा आपका -1 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार A12 करेंगे तो A12 आपका आ जाएगा, सिमिलरली जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -8 आएगा। A13 करेंगे तो ये आपका, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, -10 आएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ A21 जब हम निकालेंगे तो -5, A22 -6, A23 1 आएगा। सिमिलरली हम A31 ये आपका आ जाएगा -1, A32 ये आपका आ जाएगा 9 और लास्ट में A33 इसका क्या आ जाएगा 7। ये सारा क्या आ गया, को फैक्टर हुआ। सारा क्या हुआ, को फैक्टर निकला। ठीक है, जब सारा को फैक्टर निकल गया तब हमें इसमें रख देना है। तो इसलिए क्या हो गया, ए ज्वाइंट ऑफ ए इक्वल टू, सारा टर्म रख दो, सारा टर्म रखेंगे क्या हो जाएगा, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 9 7। ये आपका क्या आ गया, ए ज्वाइंट आ गया। अब ए ज्वाइंट आया तो हमें क्या निकल जाएगा, ए इनवर्स निकल जाएगा, यानी कि हमें क्या निकल गया, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स आपका क्या बोल रहा है, ए ज्वाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए। तो ए ज्वाइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स क्या आया, ए ज्वाइंट ऑफ का आया है आपका -1 -8 -10 -5 -6 और 1 -1 9 और 7 आया। और यानी कि आपका डिटर्मिनेंट क्या आया, सॉरी डिटर्मिनेंट है -1/17 हो। ठीक है, और चूंकि हमें क्या है पता, x इजकल टू क्या होता है, ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स का वैल्यू रख दो, यानी कि आपका -1/17 और -1 -8 10 -5 -6 1 -1 9 और 7 ये आपका है। और इनटू बी का टर्म क्या है आपका 8 1 और 4। अब सॉल्व कर दो, यानी कि आपका x जो क्या है, x आपका क्या कहला है, x/z। यही आपका तीनों वेरिएबल है, यही आपका तीनों वेरिएबल है। चलो निकाल दो x/z, यानी कि आपका x/z जो है वो आपका आ जाएगा -1/17, यानी कि जब इधर वाला मल्टीप्लाई होगा ये और ये तो सारा टर्म आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, -17 आ जाएगा। ये आपका -34 -51, यानी कि जब 17 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, यानी कि क्या देगा, ये आपका 1 देगा, 2 देगा और 3 देगा। तो इसलिए x इजकल टू क्या आया, 1 आया, y इजकल टू 2 और 3 आया। यही है मेरा सॉल्यूशन हो गया, काफ़ी आसानी से बन गया। एक और क्वेश्चन है बनाते हैं, काफ़ी ये लैंग्वेज में दिया हुआ है, काफ़ी आसानी से हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो क्या करा, द सम ऑफ 3 नंबर, यानी कि 3 नंबर लेट थ्री नंबर इज क्या है, एक x है, y एंड z है, यानी कि 3 नंबर का सम कितना दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो लिखते जाओ, x y प्लस z इजकल टू क्या दिया हुआ है, 6। ये इक्वेशन आपका 1 फॉर्म हो गया। इफ़ मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3, यानी कि थर्ड नंबर कौन सा है, z है, z को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, 3 के साथ, एंड ऐड द सेकेंड नंबर, इसके साथ हम सेकेंड नंबर को ऐड कर देते हैं, तो आपका क्या देता है, आपका 11 देता है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 कर रहा है। अब कह रहा है बाई एडिंग द फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर ये है और थर्ड नंबर जेड है। यहाँ पे मान लेता हूँ ये फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और ये आपका जेड जो है आपका थर्ड नंबर है, ठीक है। तो कह रहा है कि x प्लस जेड इजकल टू कितना है, डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, यानी कि इक्वल टू 2y, यानी कि x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। चलो तो यहाँ से हम a इजकल टू क्या फाइंड आउट हो गया, a इजकल टू सबका कोफिशिएंट जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है आपका 1 1 1 तीनों में है। सेकेंड में क्या है, x नहीं है कुछ, तो x नहीं है, क्या है 0 इंटू एक्स है ना, ये 0 1 3। थर्ड वाले में क्या है, थर्ड इक्वेशन ये है, थर्ड इक्वेशन यानी कि 1 है -2 है और आपका 1 है, आपका कहला ये कहलाया। और सिमिलरली आपका x क्या कहलाया, x जो होगा आपका x y z, ये तीनों वेरिएबल होगा। एंड v इजकल टू क्या कहलाया, तो v इजकल टू d1 d2 d3, तो d1 कितना है 6 11 और 0, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि हमें क्या निकालना है कि x इजकल टू a इन्वर्स इंटू v निकालना है, यानी कि ये हम पुट कर देंगे, a इन्वर्स निकाल करके हम b से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी x y z जो वेरिएबल है उसका वैल्यू आ जाएगा। तो निकालते हैं। अब 4 यहाँ पे लिख देते हैं, क्या 4a इन्वर्स, a इन्वर्स के लिए यानी कि क्या होता है आपका ए ज्वाइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई a का डिटर्मिनेंट, यही होता है। अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, a का डिटर्मिनेंट। तो a का डिटर्मिनेंट जब हम निकालेंगे यानी कि 1 1 1 0 1 3 1 -2 1, इसका जब हम डिटर्मिनेंट देखेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा, वो आपका कितना आएगा 9 आएगा, निकाल के देखना 9 आएगा। उसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, फिर ए ज्वाइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो 3 वेरिएबल का ज्वाइंट ऑफ ए क्या होता है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a33 32 और a33, यही होता है। तब ए ज्वाइंट तो निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे क्या करते हैं a11 कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर जब हम निकालेंगे a11 तो क्या आ जाएगा, a11 जो मैट्रिक्स है आपका, ये यही मैट्रिक्स है ना दिया हुआ है, a इक्वल टू आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 1 1 0 1 3 1 -2 1, यही हम निकला था। तो a11 ये करेंगे, सामने वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या, ये टर्म बचेगा। तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई होगा 1 और प्लस 6 यानी कि 7 होगा, ठीक है। a11 आ जाएगा, उसी प्रकार a21 आ जाएगा। डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है, ये काफ़ी बार हम पिछले लेक्चर में निकाल चुके हैं।
सबसे पहले निकालो A12। A12 आपका क्या आ जाएगा, A12 आपका 3 आ जाएगा। A13 कितना आ जाएगा, A13 आपका हो जाएगा -1 हो जाएगा। सिमिलरली हम A21 निकालेंगे, A21 आपका हो जाएगा -3, A22 आपका हो जाएगा 0, A23 आपका हो जाएगा 3। उसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, A31 निकालेंगे। A31 आपका आ जाएगा, A31 2 आ जाएगा, A32 आपका आ जाएगा ये -3 आ जाएगा, A33 जो है आपका आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, ए जॉइंट ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 और 1। तो इसलिए A इन्वर्स इक्वल टू क्या होगा, A इन्वर्स का जो वैल्यू है वो मेरा क्या आ गया, यानी कि A इन्वर्स का वैल्यू जो आया, A का डिटर्मिनेंट यानी कि 9 और इंटू A जॉइंट ऑफ यानी कि 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 एंड 1 आया। ये आपका A इन्वर्स आ गया। अब हमें क्या निकालना है, जब A इन्वर्स निकल गया तो हमें निकालना है कि X निकालना है। X इक्वल टू क्या होता है, A इन्वर्स इंटू V। तो यानी कि X क्या है आपका, X बाई जेड है। A इन्वर्स आ गया है 1/9 और जो ये आपका A इन्वर्स आया है उसका हम वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आया है देखो लिख दूँ, आपका आया है 1/9 तो हो गया, 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 एंड इंटू क्या है आपका B है, ये B का वैल्यू। तो B का वैल्यू क्या आया है देखो, आपका यही ना 6 11 और 0 दिया हुआ B का वैल्यू 6 11 और 0। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जब मल्टीप्लाई होगा तो X बाई जेड है वो आपका आएगा 1/9 इंटू 9 18 और 27 आएगा। यानी कि जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 9/9 18/9 27/9। जब ये हो गया तो आपका क्या आ जाएगा, X Y Z है वो आपका हो गया 1 2 एंड 3। इसलिए वैल्यू X का वैल्यू क्या आया 1 आया, Y का 2 आया, Z का आपका 3 आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ये आपका हम X बाई Z हम आसानी से निकालने सीख गए। अगला बार हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे 4.6। इसमें हम देखेंगे कि कंसिस्टेंट हम कैसे बनाते हैं, कंसिस्टेंट कौन सा इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, कौन सा इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो आप लोग को बता चुके हैं कंसिस्टेंट के लिए क्या होता है कि जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। इनकंसिस्टेंट के लिए जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज का हम यहीं क्लास को वाइंड अप करते हैं। ओके।